कल हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक किए थे, आज हम लोग 26 से करेंगे और 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन का टारगेट रहता है। जिस प्रकार का हम लोगों ने 2018 का जुलाई का जो है क्वेश्चन किए थे, 1 से लेके 25 क्वेश्चन कल कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 25 से लेके 50 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, ये आज का टारगेट है। आप लोगों को मैं आंसर देने के लिए बोली थी कि आज एक चीज और भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन मैं आज शो करूंगी। ठीक है, तो पहले हिंदी क्वेश्चन शो करूंगी, उसके बाद इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद दोनों जब देख लेंगे तब फिर आप लोग आंसर करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है। हृदय पेशी, अरैखित पेशी, रक्त और प्लीहा। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, ब्लड एंड स्प्लीन। आंसर देना है आपको अब। ब्लड। 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 क्या होगा आंसर, अब बताइए। 26 का आंसर बताना है। ऑप्शन 3 ब्लड। आवाज मुझे कम आ रही है या ऑप्शन फिर आप 3 लोगों को मेरी ब्लड। कम आ रही है? ब्लड ब्लड। मैम, ऑप्शन। ऑप्शन 3, ओके, रक्त यानी कि ब्लड। तो हम लोग देख लेते हैं। कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स है, और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपसे पूछा गया था, तो ये ब्लड हो जाएगा। ठीक है, ब्लड के अलावा और भी कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत क्या सारी कौन कौन सी चीजें आती है, कौन सा और आता है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। आपको बोन भी याद रखना है। ठीक है, ब्लड तो है ही, ब्लड विथ बोन आपको याद रखना है। उसके साथ ही लिम्फ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिम्फ। और हम लोग देखते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू का अगर आपसे पूछा जाएगा टाइप्स, प्रकार पूछा जाएगा, तो कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स है वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एरिओलर टिश्यू। ठीक है, एरिओलर टिश्यू। उसके बाद एडिपोज। ठीक है, एडिपोज, एडिपोज टिश्यू ध्यान रखना है। फाइब्रस टिश्यू ध्यान रखना है, एंड कार्टिलेजियस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कार्टिलेज। ये जो टिश्यू है ये सब आपके जो है कनेक्टिव जो टिश्यू के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कनेक्टिव टिश्यू जो है बोन हो जाएंगे, ब्लड हो जाएंगे, लिम्फ, ये सब जो है कनेक्ट करने का काम करता है, पूरे बॉडी को ये कनेक्ट करता है। इस वजह से इसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, संयोजी ऊतक बोलते हैं। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा मसल्स है और जो हमारी पेशी है, वो पेशी कितने प्रकार की होती है। वो पेशी आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि पेशी जो है कितने टाइप्स की होती है। अ, तो हम लोग देख लेते हैं। ये 3 टाइप का होता है, सभी को ध्यान रखना है कौन कौन सा 3 टाइप है। तो स्केलेटन मसल्स, स्केलेटल याद रखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाल पेशी बोलते हैं। ठीक है, कंकाल पेशी। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, स्मूथ, स्मूथ मसल्स। एंड थर्ड नंबर आपको याद रखना है कार्डियक। ठीक है, इससे संबंधित और भी एक एक क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और उसका जब पूछेंगे तो आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो ये स्मूथ मसल्स आपको ध्यान रखना है। ओके, इसको कंकाल पेशी बोलते हैं, स्मूथ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको मृदु पेशी बोलते हैं, मृदु पेशी। और कार्डियक को क्या बोलते हैं, हृदय पेशी बोलते हैं। ओके, और इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें से पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन अपनी स्वेच्छा से काम करता है और कौन जो है अपनी स्वेच्छा से काम नहीं करता है। ठीक है, वॉलेंटियरी कौन है, कौन इनवॉलेंटियरी है, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो आपके स्केलेटन मसल्स है ये आपके वॉलेंटियरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो आपके आंतरिक पेशी है, जो आपके स्मूथ मसल्स है और कार्डियक मसल्स है, ये दोनों जो है इनवॉलेंटरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ओके, जो हमारा स्केलेटन मसल्स होता है ये हड्डी से जुड़ा होता है। ठीक है, ये कभी थकता नहीं है,
सॉरी, ये जो है बहुत जल्दी थक जाता है। स्केलेटन मसल्स जो हमारा हाथ पैर जो कार्य करता है वो बहुत जल्दी थक जाता है, लेकिन स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स जो होता है ये थकता नहीं है। ठीक है, ये दिन भर कार्य करते रहता है, थकता नहीं है, तो ये बातें भी ध्यान रखना है। और जो कार्डियक मसल्स है वो केवल हार्ट में, हमारा हृदय में पाया जाता है, जबकि स्मूथ मसल्स जो है वो आंतरिक अंगों में पाया जाता है। ठीक है, स्मूथ मसल जो है वो आपके आंतरिक अंगों में मिलेगा, और कार्डियक मसल्स, कार्डियक का मतलब ही होता है हृदय, तो हृदय पेशी में मिलता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर ब्लड होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सर्केडियम क्लॉक मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है। ठीक है, सर्केडियम क्लॉक के बारे में बताना है कि ये मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है। जो आपका सर्केडियम क्लॉक है इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस होगा मेडुला मैम। ऑब्लंगाटा। हाइपोथैलेमस। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सही आंसर है। 27 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर। ठीक है, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? जो हमारा सर्केडियम क्लॉक है इसको जैविक, प्राकृतिक जैविक घड़ी बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक जैविक घड़ी इसको बोला जाता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर 24 घंटे तक कार्य करते रहता है, 24 घंटे को नियंत्रित करता है। ठीक है, हमारी जो आंतरिक जो है समय सारणी को नियंत्रित करने वाला जो क्लॉक है उसको हम लोग सर्केडियन क्लॉक बोलते हैं। इसको हम लोग स्लीप वेक भी बोलते हैं। ठीक है, स्लीप वेक भी साइकिल भी बोला जाता है इसको। ओके, ये सभी को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अध्ययन को क्या बोलता है। किन्हीं को पता है सर्केडियम रिदम के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ये आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सेरिबेलम जो है क्या है। तो सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है ये अपने आपका जो ब्रेन का जो आगे वाला जो पार्ट होता है, जो कि सोचने, समझ, तर्क और निर्णय और स्मृति और इच्छा को ये नियंत्रित करता है। सेरिबेलम जो है ये आपके संतुलन के लिए जाना जाता है। ठीक है, बैलेंस का काम करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइपोथैलेमस। तो ये ताप, दाब, प्यार, भूख, प्यास, सभी चीज को जो है ये नियंत्रित करने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। मेडुला ऑब्लंगाटा जो है ये आपके श्वसन तंत्र, हृदय गति और भी बहुत सारे कार्य को जो है, जो भी स्वचालित जीवन की जो क्रियाएं हैं उसके लिए कार्य करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। ओके, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। क्रोनोबायोलॉजी, बिल्कुल सही। सर्केडियम रिदम के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोनोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्रोनोबायोलॉजी। तो ये सभी लोग ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रज्ञा अपराध में जो है सम्मिलित नहीं है। प्रज्ञा अपराध में क्या सम्मिलित नहीं है? धीप भ्रंश है, धृति भ्रंश है, मनोवृत्ति भ्रंश और स्मृति भ्रंश। 28 नंबर में देखेंगे तो वही बातें आपको इंग्लिश में सेम टू सेम दे दी गई है। देखिए, प्रज्ञा अपराध डज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, देखिए यहाँ इंग्लिश में भी वही बातें सेम टू सेम लिखी गई हैं। तो इंग्लिश वाले को इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, ओके, बताइए आंसर क्या होगा? नंबर। ओके, मनोवृत्ति भ्रंश जो है वो प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। प्रज्ञा अपराध का मतलब क्या होता है? आपको सही गलत के बारे में पता है लेकिन फिर भी आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बुद्धि जो है क्या हो गई है? भ्रष्ट हो गई है। जानते हुए गलती करना को प्रज्ञा अपराध कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो 3 चीजें आती है, भी, धृति और स्मृति। ठीक है, इसी को हम लोग प्रज्ञा अपराध के 3 जो है प्रकार बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे पूछा गया था कि प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत नहीं आता है, तो अभी आप देख रहे हैं धी भ्रंश है, ठीक है, धृति भ्रंश है और स्मृति भ्रंश है। तो क्या नहीं है? तो मनोवृत्ति भ्रंश नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में सेम टू सेम यही बातें लिखी गई है। धी को वैसे ही इंग्लिश में जैसे हम लोग लिख देते हैं ना वर्ड में, वैसे ही कन्वर्ट करके दे दिया जाता है। इसलिए इंग्लिश वाले ना ये सब टाइप का क्वेश्चन रहता है तो वो परेशान ना हो कि उसे इंग्लिश में देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम से क्या होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से क्या होता है? उच्च रक्तचाप, उदरगत मोटापा, डिसलिपिडीमिया या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म। सेम आपके 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी देख लेते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, हाइपरटेंशन,
एब्डोमिनल ओबेसिटी, डिसलिपिडीमिया और हाइपरथायरॉयडिज्म, क्या होगा बताइए। 4th number. नंबर 4। ओके, 4th नंबर नहीं होंगे, क्या होंगे? तो हाइपरटेंशन इसके अंतर्गत आएगा, डिसलिपिडीमिया भी आएगा, और जो आपका एब्डोमिनल ओबेसिटी है, जो कमर के आसपास का मोटापा होता है ना, वो आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है। बीपी हमारा क्या होता है, हाई हो जाता है, ठीक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बीपी आपका हाई रहेगा। एचडीएल जो है, हाई डेफिशिएंसी लिपोप्रोटीन जिसको बोलते हैं, ये हमारा हाई रहना चाहिए, लेकिन ये लो हो जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, ठीक है। और जो एलडीएल है, लो डेफिशिएंटी सॉरी हाई डेफिशिएंसी लिपोप्रोटीन, उसी तरह लो डेफिशिएंसी लिपोप्रोटीन हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या होना चाहिए, ये आपका घटा हुआ होना चाहिए, तो लेकिन ये बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, किसमें, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, ठीक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। उसके बाद आपको जो है डायबिटिक होने का जो है खतरा रहता है, जब आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में रहते हैं तो डायबिटिक होने का भी खतरा रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ऐसा क्वेश्चन एक बार और आ चुका है और ये रिपीट भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एब्डोमिनल ओबेसिटी हो गया, डिसलिपिडीमिया हो गया और हाइपरटेंशन हो गया। ये तीनों जो है आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आते हैं, लेकिन जो हाइपरथायरॉयडिज्म है ये नहीं आते हैं, ठीक है, ये थायराइड की वजह से होता है। नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि तनाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अनैच्छिक अंगों में अति सक्रियता लाता है, ठीक है, तनाव स्ट्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। मेरुदंड तंत्रिकाओं का समूह, कपाल तंत्रिकाओं का समूह, सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं एवं पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिकाएं। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे बताया गया है स्ट्रेस काउज, बताइए क्या होगा आंसर। सिंपैथिक में Sympathetic. सिंपैथेटिक नर्व्स। ओके, सिंपैथेटिक नर्व्स, ये बोल रहे हैं आंसर। 30 का आंसर क्या होगा पैरा में बताइए सभी लोग। पैरासिम्पैथेटिक। Option 4 आएगा पैरासिम्पैथेटिक। ऑप्शन स्ट्रेस 4, हम ज्यादा ओवर थ्री या थिंकिंग करते थ्री हैं। या 4 में आएगा मैम, और 3 होगा, दोनों में कंफ्यूजन था, यहाँ 3 पे होगा। देखिए क्या बोला गया है, यहाँ समझने वाली Option क्वेश्चन है, 3rd ठीक है। देखिए इंग्लिश में ही देखिए, क्योंकि हिंदी में शायद दिक्कत आता होगा आप लोगों को। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के बारे में पूछा जा रहा है ना। स्ट्रेस बोल रहा है, स्ट्रेस का काउज क्या है कि वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और आपके इनवॉलेंटरी जो ऑर्गेन्स है उसको और भी हाइपर एक्टिव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन एक्टिव करता है, आपके सिंपैथेटिक जो है वही एक्टिव करता है ना। सिंपैथेटिक में क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन हम लोग बोलते हैं ना, उसका सिक्रेशन हो जाता है। जबकि यहाँ पे रेस्ट एंड डाइजेस्ट में आपका क्या हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक हो जाता है, ठीक है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। और सिंपैथेटिक में क्या हो जाता है, इसको हम लोग लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं, यानी कि आप पूरे तरीके से एक्टिव हो जाते हैं, आपका स्ट्रेस जो है यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस हो जाएगा, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व्स। ओके, क्लियर है सभी को। सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि तनाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अनैच्छिक अंगों को अति सक्रियता में लाता है, तो वो हो जाएगा सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं। अब ये किसके दो पार्ट है बता सकते हैं कोई, दो पार्ट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक किसके हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, बताइएगा ये आंसर आप लोगों क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा, सीएनएस रहेगा या फिर एएनएस, बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। आवाज क्लियर नहीं आती है आप लोगों ईएनएस होगा, उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। यस, एएनएस के अंतर्गत ही आता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी छोटी योग कक्षा के लिए विद्यार्थियों को बैठने की सर्वाधिक उत्तम व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन हो सकती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन 3 होगा मैम, अर्धवृत्ताकार लोग। सेमी सर्कल फॉर्म। ऑप्शन ओके, 3rd। हाँ ऑप्शन 3 जो है आपका ऑप्शन हो 3। जाएगा, ठीक है, इसको हम थ्री लोग मैम। सेमी सर्कल बोलते हैं। ओके,
तो स्मॉल योगा क्लासेस के लिए जो है बैठने की क्या अरेंजमेंट होनी चाहिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल जो है फॉर्म आपको ध्यान रखना है, जिसमें एक टीचर है और इस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, ताकि वो सब पे आसानी से नजर रख सके। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योग अभ्यास को सीखना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रशिक्षक की ऑप्शन 3 एकाग्रता होगा पर, मैम। 3 होगा मैम। Option 3. ओके, ऑप्शन 3 बोल रहे हैं। 32 इंग्लिश वाले भी देख लीजिए कि लर्निंग ऑफ द स्पेसिफिक योगा प्रैक्टिस बाय ए स्टूडेंट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रक्टर, पावर ऑफ द इंस्ट्रक्टर, या फिर क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्टर, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंस्ट्रक्टर। तो क्या हो जाएगा, क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए आपको, इंस्ट्रक्टर के द्वारा जो है निर्देश जो है वो क्या देना, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे, इसका आंसर जो है 3 नंबर होगा, यानी कि प्रशिक्षण के अस्पष्ट प्रशिक्षण पर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रेक्षा ध्यान जो है, प्रेक्षा ध्यान की ऐसी पद्धति है जिसमें अभ्यास किया जाता है। विचारों के प्रत्यक्षण का। ठीक है, ये देख लीजिए, इंग्लिश में भी देख लीजिए जिन्हें इंग्लिश में देखना है। प्रेक्षा ध्यान सेम वैसे ही लिखा गया है, परसेप्शन ऑफ थॉट्स है, परसेप्शन ऑफ कंसंट्रेशन है, परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, एंड परसेप्शन ऑफ ड्रीम्स है, ठीक है, सेम वैसे ही दे दिया गया है। First तो number, इसमें कुछ option 1. Option 1. ऑप्शन 1, बाकी और कोई लोग जवाब नहीं देंगे? चलिए, तो विचारों का प्रत्यक्षण बिल्कुल सही है, विचारों का प्रत्यक्षण का मीन्स क्या हो जाएगा, विचारों का प्रत्यक्षण का मतलब परसेप्शन ऑफ थॉट्स। ये प्रेक्षा ध्यान किनके द्वारा दिया गया है? तो प्रेक्षा ध्यान आपको ध्यान रखना है कि ये किनके द्वारा दिया गया है, जैन के द्वारा, जैन धर्म के द्वारा या फिर बौद्ध धर्म के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है जैन के द्वारा दिया गया, ठीक है। प्रेक्षा ध्यान का मतलब क्या होता है, तो गहराई से देखना, ठीक है, गहराई से देखना, इसको याद रखिएगा। प्रेक्षा ध्यान का मतलब क्या होता है, गहराई से देखना। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये प्रेक्षा जो है आपका इस धातु से बना है, प्र प्लस इच्छा से प्रेक्षा बना है, ठीक है, प्र प्लस इच्छा से आपका प्रेक्षा बना है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि अर्हत की ध्वनि 9 बार इसमें जो है करने के लिए बोला जाता है। एक इसमें सूत्र भी लिखा गया है, अजीब तरीके से उसका उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है बताया गया है कि ध्यान का जो संकल्प क्या लिया जाता है इसमें, संकल्प तो मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ, ये 3 बार बोला जाता है। किसके लिए, तो चित्त की शुद्धि के लिए प्रेक्षा का ध्यान कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है, चित्त की शुद्धि के लिए, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ध्यान का चरण, ध्यान का चरण आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्यान का चरण क्या है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ध्यान के चरण में कायो सर्ग, ठीक है, कायोस्तर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको शवासन बोलते हैं, ठीक है, पहले शवासन में लेटाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग कायोसर्ग बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या है, अंतर यात्रा, उसके बाद हो जाएगा आपका श्वास प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 4 नंबर में, शरीर प्रेक्षा। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 नंबर में, चैतन्य प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा बोलते हैं, ठीक है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। 6 नंबर में आपका हो जाएगा लेसिया ध्यान, यानी कि रंगों को देखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेसिया। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि लेसिया ध्यान का मतलब क्या होता है, तो रंगों को देखना। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखनी है, ठीक है। 7 नंबर में आपको याद रखना है अनुप्रेक्षा। एंड 8 नंबर में आपको बताया गया भावना या फिर समापन, लास्ट में भावना या समापन। और कायोसर का मतलब क्या होता है कि शरीर का शिथिलीकरण हम लोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपको क्या बताया गया है, कायोसर्ग बताया गया है। दूसरा आपका अंतर यात्रा, उसके बाद श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेशिया ध्यान यानी कि रंगों को देखना, और अनुप्रेक्षा और भावना या फिर समापन। ये 8 जो है बताया गया है आपका ध्यान का चरण, ठीक है, प्रेक्षा ध्यान के 8 चरण बताए गए हैं।
और ये सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब कायोसर्ग का देखेंगे कि कायोसर्ग की स्थिति के लिए क्या बताया गया है। जो कायोसर्ग का मतलब भी आपको शवासन ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए बताया गया है कि शरीर का शिथिलीकरण, शरीर के प्रत्येक अवयव के प्रति जागरूकता, शरीर के प्रति ममत्व एवं आसक्ति का विसर्जन, चित्त को पैर से सिर तक क्रम में घुमाएंगे जैसे हम लोग करते हैं योग निद्रा में। पूरे भागों को चित्त की यात्रा करें। उसके बाद शिथिलता का सुझाव दे और उसका अनुभव करें। तो ये सारी बातें जो है प्रेक्षा ध्यान में बताया गया है, जो कि जैनों के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसमें जो है प्रेक्षा ध्यान के लिए जो है 5 सूत्र दिया गया है। किसके द्वारा? तो आचार्य जो है तुलसी के द्वारा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आचार्य तुलसी के द्वारा जो है प्रेक्षा ध्यान के 5 सूत्र दिए गए हैं। अब वो 5 सूत्र क्या क्या है? तो वो है भावना क्रिया, सॉरी भावक क्रिया, भावक क्रिया, श्रुति क्रिया, मैत्री भाव, भोजन संयम, भोजन संयम, और क्या बताया गया है? वाणी संयम, ठीक है, वाणी संयम। तो ये 5 बातें जो है वो आचार्य तुलसी के द्वारा 5 सूत्र बताया गया है प्रेक्षा ध्यान को लेके आधुनिक के समय में, ठीक है। तो ये 5 चीजें क्या क्या बताया गया है? भावक क्रिया, श्रुति क्रिया, मैत्री भाव, उसके बाद भोजन संयम और वाणी संयम, ठीक है। आचार्य तुलसी के द्वारा ही जो है वस्तुओं को प्राप्त करने के 4 सूत्र और भी बताए गए हैं। वो 4 सूत्र है अभिप्रेरणा, एकाग्रता, शीतलीकरण और दृष्टा भाव, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये चीजें जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइम आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पे बता दिया गया है। और इससे क्वेश्चन पूछा गया, ये 8 चरण से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आचार्य तुलसी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वो किनके लिए प्रसिद्ध है, कौन से ध्यान के लिए, तो वो भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो विचारों के प्रत्यक्षण का ये जो है हो जाएगा आपका आंसर, ओके। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर विपश्यना ध्यान के बारे में कभी पूछा जाएगा तो उसके लिए बौद्ध को ध्यान रखना है, ठीक है। विपश्यना ध्यान के बारे में कभी पूछा जाएगा तो बौद्धों के द्वारा दिया गया है, ओके। नेक्स्ट फिर से देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया है, भावातीत ध्यान का प्रतिपादन जो है किनके द्वारा किया गया है? ट्रांसडेंटल मेडिटेशन बोलते हैं हम लोग। महेश योगी। ऑप्शन 4 भावातीत होगा ध्यान को महेश ट्रांसडेंटल योगी। मेडिटेशन, महेश। महेश योगी। यस मैम। ओके, महेश योगी। तो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन सभी को पता है कि महेश योगी के द्वारा दिया गया है। वेदों की ओर लौटो किनके द्वारा बताया गया? वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। अब हम लोग देख लेते हैं महेश योगी के द्वारा। तो पता चल गया कि ट्रांसडेंटल मेडिटेशन हम लोग टीएम के नाम से भी इसको जान सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दयानंद सरस्वती जो है इनको हम लोग इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1824 में जो है इनका जन्म हुआ था। मृत्यु अगर देखेंगे तो 1883 में, ओके। इनके गुरु कौन थे? तो बुद्धानंद जो है इसके गुरु थे। और इनका अगर इनकी विशेषता देखेंगे तो आर्य समाज की स्थापना जो है मुंबई में इनके द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्वराज का नारा इनके द्वारा ही दिया गया था, स्वराज का नारा। और वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। और इनकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है, ओके। स्वामी रामदेव अभी वर्तमान समय में, आधुनिक समय में बहुत ज्यादा योग को प्रचलित किए हैं, सभी लोग इनसे परिचित हैं। अगर शिवानंद सरस्वती के बारे में देखेंगे तो शिवानंद सरस्वती के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, बताइए। शिवानंद सरस्वती डिवाइन जो है, डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना जो है Divine of शिवानंद love. जी के द्वारा किया गया। डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ठीक है। योग वेदांता फॉरेस्ट की एकेडमी की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। योगा वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी, ओके। फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना जो है किनके द्वारा किया गया है?
तो ये आपके जो है शिवानंद जी के द्वारा किया गया। अगर इनका हम लोग जन्म देखते हैं तो 1887 में इनका जन्म हुआ था और 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। और विश्वानंद सरस्वती जो इसके गुरु है, विश्वानंद सरस्वती जी इनके गुरु हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है बातें ध्यान रखना है शिवानंद सरस्वती के बारे में। ओके, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है महेश योगी ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का है, भावातीत ध्यान का है। 35 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। आपको यहाँ पे बताना है शिक्षण का उद्देश्य मुख्यतः क्या लाना है, वातावरण में बदलाव लाना है या फिर विद्यार्थी में बदलाव लाना है या विषय में या फिर शिक्षक में। विद्यार्थी में बदलाव। ओके, तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी में बदलाव लाना। तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉमन सेंस वाले। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मूल्य शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीय विधि हो सकती है। ठीक है, मूल्य शिक्षा इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग 36 नंबर क्वेश्चन। मोस्ट ऑथेंटिक मेथोडोलॉजी बताना है इम्पार्टिंग वैल्यू एजुकेशन में बी। ट्रेडिशनल गुरुकुल ऑप्शन टीचिंग। 1। तो क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल गुरुकुल। फर्स्ट मूल्य शिक्षा ऑप्शन प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीय विधि क्या होगा। पारंपरिक बहुत लोग गुरुकुल फर्स्ट शिक्षा। बोल रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा आपके 36 है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हॉट फ्लैश, बाधित निद्रा और भावात्मक परिवर्तन किसकी विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, हॉट फ्लैश हो जाना, बाधित निद्रा और भावात्मक जो परिवर्तन होता है ये किसके वजह से होता है। ओके, हॉट फ्लैश, डिस्टर्ब्ड स्लीप एंड इमोशनल जो चेंजेस होता है वो किसका करेक्टरिस्टिक्स है, किसका फीचर्स है वो बताना है। मेनोपॉज प्री सिंड्रोम। मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का, मेनोपॉज। मेनोपॉज सिंड्रोम। बताइए सभी लोग आंसर क्या होगा 37 का। मेनोपॉजल सिंड्रोम हम लोग इसको बोलते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 2। ये जो हमारा होता है रजोनिवृत्ति का खत्म होने का समय होता है, जब महिलाएं 40 से 50 साल की हो जाती है तो उस समय क्या होता है, रजोनिवृत्ति का जो है वो खत्म होने का समय होता है। और उस समय ये सारी चीजें जो है, ये सारी परिवर्तन जो है महिलाओं में देखने को मिलती है, हॉट फ्लैश, बाधित निद्रा और भावात्मक परिवर्तन। ओके, क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे जो बताया गया है जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बताया गया है, तो ये आपका मासिक धर्म है, जो नॉर्मल मासिक धर्म हमारा आता है तो वो वाला है। इसमें क्या होता है ना, मासिक धर्म आने से पहले जो आपको जो दर्द होता है, सर दर्द होगा, थकान होगा, चिड़चिड़ापन होता है, तो ये सारी चीजें जो है देखने को मिलता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, और पीरियड्स आने के बाद वो ठीक हो जाता है। ओके, उसके बाद मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि आपका हृदय रोग, डायबिटीज का खतरा इसमें बढ़ जाता है, आपका एचडीएल का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उच्च ट्राइग्लिसराइड जो है हो जाता है आपका, और उच्च रक्त शर्करा हो जाता है, मोटापा जो है आपके कमर के पास बढ़ा हुआ रहता है। तो ये सब सारे जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लक्षण हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है नेफ्रेटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रेटिक से क्या समझ में आता है, नेफ्रॉन। ठीक है, ये जो है आपकी किडनी से संबंधित रोग है। ओके, किडनी, गंभीर किडनी रोग से संबंधित है, गुर्दे यानी कि किडनी से संबंधित। और अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन जो है वो आपके टॉयलेट के माध्यम से निकल जाता है। ठीक है, अत्यधिक आपके जो है प्रोटीन, अधिक मात्रा में प्रोटीन आपके जो है टॉयलेट से निकलता है, ओके, पेशाब के माध्यम से। तो हम लोग बोलते हैं इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ओके, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। क्रिया योग में सम्मिलित है, अब आपको बताना है क्रिया योग में सम्मिलित है। ना जाने कितनी बार क्रिया योग को आप लोगों ने पढ़ लिया है, श्लोक का तो रटा गया होगा। ईश्वर प्राणिधान। 4th नंबर तब मैम। स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो क्या हो जाएगा, तप हो जाएगा, स्वाध्याय हो जाएगा और ईश्वर प्रणिधान है। ए, बी और डी आपका आंसर हो जाएगा, ए, बी एंड डी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है,
ये अविद्या किसके अंतर्गत आता है बताइए? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के बारे में पढ़ते हैं ना। तो ये क्या है? 5 क्या है? क्लेश। कलेश है मैम, ये 5 क्लेश के कलेश अंतर्गत है। आता है। अब ये जो है आपको क्रिया योग की चर्चा जो है कौन से अध्याय में मिलती है? तो दूसरे अध्याय का पहला ही श्लोक में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पहला ही श्लोक में आपको क्रिया योग की चर्चा मिलती है। और हम लोग देखेंगे कि नियम के अंतर्गत भी आपके क्रिया योग ये तीनों चीजें आती है। ठीक है, शौच, संतोष, शौच, संतोष, उसके बाद क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो यानी कि नियम के अंतर्गत भी आपके तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की चर्चा मिलती है। क्रिया योग के अंतर्गत भी आपकी तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की चर्चा मिलती है। तो ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लेश कौन सा नंबर श्लोक है आप लोग ये बताइएगा, क्योंकि बहुत बार बता चुकी हूँ, इसका जवाब आप लोगों को देना है। वो ऑब्लिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जैन दर्शन 3 रत्नों का उपदेश देता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक वाक। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्नों की बात की गई है। ओके, जैनिज्म फर्स्ट थ्री ऑप्शन। रत्नास के बारे में बताना है। राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, राइट फिलोसफी एंड राइट स्पीच। क्या होगा बताइए? फर्स्ट नंबर मैम। ऑप्शन 1। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन। ओके, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट न, आपको ध्यान रखना है त्रिरत्न के अंतर्गत क्या क्या आता है और सीक्वेंस में ध्यान रखना है। एग्जाम में सीक्वेंस लगाने भी दे दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको दर्शन याद रखना है, सम्यक दर्शन, उसके बाद सम्यक ज्ञान और उसके बाद सम्यक चरित्र। ठीक है, ये सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है। ये त्रिरत्न बताया गया है जैन धर्मों के अनुसार। जैन धर्म का त्रिरत्न दर्शन, ज्ञान और चरित्र है। सम्यक आपको आगे में लगा के रखना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अब हम बौद्ध दर्शन के अनुसार अगर त्रिरत्न को देखते हैं तो क्या क्या आता है? प्रज्ञा, सील और समाधि। ठीक है, प्रज्ञा, सील और समाधि, ये बौद्ध के अनुसार आपके त्रिरत्न बताए गए। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपको और कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे कि जैन दर्शन के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे, उसमें बताया गया पंच व्रत के बारे में बताया गया। ठीक है, पंच व्रत के बारे में बताया गया। वो पंच व्रत क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और अंत में क्या बताया गया? ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य बताया गया है। तो अंतिम जो है ब्रह्मचर्य आपको ध्यान रखना है। और ये ब्रह्मचर्य को देने वाले कौन है? तो महावीर है। ठीक है, महावीर को हम लोग कितनेवें तीर्थंकर बोलते हैं? 24वें तीर्थंकर बोलते हैं ना। पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? ऋषभ देव, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऋषभ देव वो आपके पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। उसके बाद हम लोग, ये तो आपके हो गए पंचव्रत। पंचव्रत की चर्चा कहाँ पे की गई है? तो जैन दर्शन में की गई है। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब हम लोग देखेंगे कि पंचशील क्या है। ठीक है, पंचशील की चर्चा वो बौद्ध दर्शन में की गई है। ठीक है, पंचशील, तो पंचशील में क्या क्या चीजें आती हैं? तो यहाँ भी आपके अहिंसा आएंगे, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अंतिम में क्या आएगा? नशीली वस्तुओं का त्याग। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, नशीली वस्तुओं का त्याग। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो आपका आंसर यहाँ पे 1 नंबर होगा, जैन दर्शन के त्रिरत्न, यानी कि सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सॉरी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। कठोपनिषद के अनुसार यमराज ने नचिकेता को क्या प्रलोभन दिए थे? ये बताना है आपको। ए बी सी। ऑप्शन 1। फर्स्ट ऑप्शन। कठोपनिषद जो है यमराज और नचिकेता की जो संवाद है उसके लिए प्रसिद्ध जाना जाता है इसको। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कठोपनिषद के अनुसार यमराज ने नचिकेता को क्या प्रलोभन दिए थे? किन्हीं को पता है तो आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन, ए बी सी। ए, बी एंड सी। ओके, बिल्कुल फर्स्ट सही है, ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन।
यानी कि शताधिक आयु के पुत्र और पौत्र आदि, गौ, हाथी, अश्वादि, भूमंडल का साम्राज्य। आत्मज्ञान तो नहीं होगा, ठीक है, बाकी ये तीनों चीजें होंगी। अब आप लोग को ध्यान रखना है कठोपनिषद जो है कौन सा वेद से जुड़ा हुआ है, जल्दी से बताइए आप लोग। कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद सभी को ध्यान रखना है। ब्रह्म की निष्ठा से ब्रह्म जो है निष्ठा उत्पन्न करने वाले ये उपनिषद इसमें को बोला जाता है। 101 नारियों की चर्चा मिलती है, 11 द्वार की चर्चा मिलती है इस उपनिषद में, श्रेय एंड प्रेय मार्ग की चर्चा मिलती है। ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मंत्रों की संख्या कितनी बताई गई है कठोपनिषद में। मंत्रों की संख्या बताइए, 119 मंत्रों की संख्या 119 119 जो है बताया गया है मंत्रों की संख्या, बिल्कुल सही है। यहाँ पे योग की परिभाषा भी दिया गया है। क्या है योग की परिभाषा? ताम योग मिति मन्यते स्थिरा स्थिरा स्थिरम इंद्रिय धारणम अप्रमस्तदा भवति योगो ही अप्रवप्यो। ठीक है, तो ये सभी को ध्यान रखना है। ओके, इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग कहा जाता है, ये आपको बताया गया कठोपनिषद के अनुसार। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है एक श्लोक जो है यहीं से उठाया गया है, वो श्लोक कौन सा है बताइए जल्दी से। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो उत्कृष्ट जागृतम। प्राप्त वरानी बोध, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो श्लोक बोला गया था वो इसी उपनिषद से लिया गया है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे यमराज और नचिकेता के बारे में चर्चा किया गया है। अब और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है यमराज और नचिकेता को लेके, तो यहाँ पे जो है 3 वरदान की बातें की गई है कठोपनिषद में। आपको इसकी कहानी तो पता होगा, नचिकेता और यमराज के बारे में जो है कहानी पता होगा। और वाजश्रवा जो थे एक ऋषि थे और वो क्या कर रहे थे, यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, और जो चीजें दान में दे रहे थे वो अच्छी चीजें नहीं दे रहे थे। ठीक है, बीमार गाय को दान में दे रहे थे, जो भी खराब चीजें थी वो दान में दे रहे थे। और नचिकेता जो है जब देखता है कि उनके पिता इस तरीके से दान में दे रहे हैं और अच्छी चीजें नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या करता है, अपने पापा को बोलता है, पिता को, कि मुझे किसे देंगे। तो उनके पिता जो है क्या बोलते हैं कि तुझे मैं मृत्यु को देता हूँ, मृत्युवे त्वा ददामी, ये श्लोक बताया जाता है। ठीक है, ये बातें जो है बोला जाता है उनके पिता के द्वारा, मृत्युवे त्वा ददामी, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। तो अब ये सोचता है कि मेरे पापा तो मुझे मृत्यु को दे दी, यानी मुझे अब यमराज के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे जो भी आज्ञा मिला है उसका तो पालन करना पड़ेगा। तो वो यमराज के पास जाते हैं। यमराज के पास जाने के बाद क्या होता है कि वहां पे यमराज उपस्थित नहीं रहते हैं, 3 दिन के बाद आते हैं। तो 3 दिन तक जो है उनके दरबार पे ये खड़ा रहता है। तो उनके लिए 3 वरदान मांगने के लिए बोला जाता है नचिकेता को, और 3 वरदान जो है इन्हें क्या क्या मिलता है, 3 वरदान। सबसे पहला वरदान इसका क्या है, ये अपने सबसे पहला वरदान मांगते हैं कि मेरे पिता जो है वो शांत हो जाए, साथ क्रोध से जो है रहित हो जाए, क्योंकि बहुत क्रोध से उन्हें ऐसा जो है बातें कह दिए थे कि मृत्यु त्वाददामी, तुम मृत्यु को जाओ। तो सबसे पहले गुस्सा शांत, ठीक है, गुस्सा शांत होने का बात करता है। दूसरी बात जो है वो क्या मांगता है वर, कि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली अग्नि का उपदेश, सॉरी अग्नि का, ठीक है, हाँ अग्नि विद्या। ओके, अग्नि विद्या के बारे में जो है मांगता है। और यहाँ पे अग्नि विद्या के बारे में जब नचिकेता को बताया जाता है, तो नचिकेता जो है जितनी सारी बातें बताया जाता है वो सारी बातें उसके माइंड में जो है फिट हो जाता है। और जब उससे पूछा जाता है तो वो पूरी चीज जिस प्रकार यमराज ने उन्हें बताया था सारी चीजें बता देते हैं। तो उसे एक और उपाधि जो है उनके द्वारा दिया जाता है, अग्नि को नचिकेता अग्नि के नाम से जो है जाना जाएगा, ऐसी जो है वो उपाधि उन्हें देते हैं। ठीक है, नचिकेता अग्नि। ओके, और अंतिम जो उनके द्वारा मांगा जाता है, तो वो क्वेश्चन इनका रहता है, वो वरदान रहता है कि मरने के बाद जो है लोगों की जिज्ञासा बनी रहती है कि मनुष्य मरने के बाद जो है कहाँ जाता है या फिर क्या होता है उनका, तो मृत्यु। ठीक है, मृत्यु के बारे में जो है ये सवाल पूछते हैं। और इसी के लिए जो है इन सवाल का जवाब देने के लिए तृतीय वर्ग के लिए जो है एक वर्ड का यूज किया गया है, जिसको बोला गया है अनुरेश धर्मा। तृतीय वर्ग के लिए ये बातें कही गई है। और बहुत सारे जो है यमराज के द्वारा लालच दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है। वो लालच क्या क्या है तो उसमें बताया जाता है, सबसे पहले जैसे यहाँ पे आपका पहला है शताधिक आयु के पौत्र और पुत्र आदि,
ये चीजों का प्रलोभन दिया जाता है। अनेक पशु, हाथी, सुवर्ण, घोड़े का जो है प्रलोभन दिया जाता है। बहुत अधिक भूमि देने की बातें की जाती है। यथेष्ट जीवन की बातें की जाती है। पृथ्वी के विस्तृत भाग का शासन करने का अधिकार इसको देने की बातें की गई। धन व लंबा जीवन की बातें की गई। सभी कामनाओं की पूर्ति और स्त्रियां, रथ इत्यादि सारे देने की बातें की गई। लेकिन ये सभी चीजों को ठुकरा देता है। ठीक है, उसके बाद इन्हें जो है आत्मा का ज्ञान मिलता है। ठीक है, जब ये सारी चीजें को वो क्या बोलता है नचिकेता कि ये सारी चीजें क्या है, मनुष्य जो है धन से कभी तृप्त नहीं होता। एक श्लोक आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे, न वृतेन तर्पण्यो मनुष्य, यानी कि मनुष्य कभी धन से तृप्त नहीं होता है। इसलिए ये सारी चीजें क्या है, बेकार है। तो ये बातें जो है नचिकेता के द्वारा बोला जाता है और उस प्रकार उसके बाद जो है उसे आत्मज्ञान जो है दे दिया जाता है नचिकेता के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आत्मज्ञान प्रलोभन में नहीं आता, इस वजह से ये आपका आंसर नहीं होगा। और बाकी सारी चीज प्रलोभन में दिया गया था, तो ये सारी चीजें जो है आपके आंसर में हो गए। क्लियर है सभी को? कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को क्रमशः किस रूप में जाना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती। ओके, ऑप्शन ए। गंगा, यमुना और सरस्वती, यानी कि ABC। ABC आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। गंगा को क्या बोला गया है? ईड़ा। गंगा को ईड़ा बोला जाता है। यमुना को क्या बोलते हैं? पिंगला। और सरस्वती को क्या बोलते हैं? सुषुम्ना। ओके, तो चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। भगवत गीता के अनुसार सात्विक आहार के गुण हैं। मैं बताई थी कि ये श्लोक आप सभी के मुंह पे होना चाहिए। 17 अध्याय का जो श्लोक है श्रद्धात्रय विभाग योग का 8वां, 9वां और 10वां श्लोक, देखिए उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया। हर क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन मिलेगा। हर जितने बार भी एग्जाम हुआ है ना, उतने बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर क्या होगा? पहले आंसर बता दीजिए आप लोग जल्दी से। ऑप्शन थर्ड 2। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। थर्ड। थर्ड ऑप्शन। ओके, ए एंड सी। आगे यहाँ पे सत्यानाश बना सात्विक, दो। यहाँ पे सात्विक आहार के बारे में पूछा गया है। ए में क्या है? सुख और प्रीति वर्धक होना चाहिए। और सी में क्या है? आयु और बुद्धि को बढ़ाने वाला होना चाहिए। आहार जो है सात्विक व्यक्तियों के लिए प्रिय होता है। उष्ण और लवण ये किसके लिए बताया जाएगा? तो ये राजसिक आहार है। ओके, चिंता और व्याधि को बढ़ाने वाला जो है ये क्या हो जाएगा? तामसिक। अब हम लोग एक बार श्लोक को देख लेते हैं। जो लोग भी श्लोक नहीं देखे हैं वो सुन लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सात्विक आहार के बारे में 8वां नंबर श्लोक में देखेंगे, जिसमें आपको बताया जाता है आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिय। ठीक है, तो ये आपके सात्विक आहार के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रासिक आहार के बारे में, जो कि आपको बताया गया है 9 नंबर श्लोक में। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहार राजस इष्टा दुख शोक प्रदा। ये बताया गया है 9 नंबर श्लोक, जिसमें रासिक आहार के बारे में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 नंबर श्लोक में, जिसमें आपको तामसिक आहार के बारे में बताया गया है। श्लोक की शुरुआत है यात यातम गत रसम पूति पुर्येषितम च यत् उच्चिष्टम अपि च आमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तो ये तामसिक आहार के बारे में बताया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं सात्विक आहार में क्या बोलना चाह रहा है। तो सबसे पहले बोला गया है आयु, आयु सत्व बल आरोग्य सुख और प्रसन्नता। ठीक है, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाला। उसके बाद हृदय को शक्ति देने वाला, हृदय को शक्ति देने वाला रसयुक्त और स्निग्ध, रसयुक्त और स्निग्ध यानी कि चिकनाहार। स्निग्ध के बारे में हम लोग मिताहार में भी पढ़ चुके हैं, है ना। स्निग्ध मतलब चिकनाहार। ये किसको प्रिय होता है? तो ये सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाला, हृदय को शक्ति देने वाला रसयुक्त और स्निग्ध आहार जो है ये सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है। ठीक है, उसके बाद जो है रास्तिक के लिए क्या बताया गया है? तो रास्तिक के लिए बताया गया है अति कड़वा, अति
कड़वे। फिर बताया गया अति खट्टे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति तीखे, अति रूखे, अति दाहकारक यानी कि अग्नि को बढ़ाने वाला, अति दाहकारक। ये आहार जो है किसको प्रिय बताया गया है, और साथ में दुख शोक और रोगों को बढ़ाने वाला, ये बातें भी की गई है। दुख शोक और रोगों को बढ़ाने का, तो ये जो है किसके लिए बताया गया है, ये आपके राजसिक आहार के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक चीजें यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में, ये चिंता और व्याधि को बढ़ाने वाला जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी राजसिक के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो है लवण, उष्ण और लवण, और साथ में चिंता और व्याधि को बढ़ाने वाला, ये भी आपके राजसिक आहार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो राजसिक आहार में आपको क्या या ध्यान रखना है, अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति तीखे, अति रूखे, अति दाहकारक आहार जो होता है वो राजस मनुष्य को प्रिय होता है। ये भोजन दुख शोक और रोग को बढ़ाने वाला होता है। जो राजसिक आहार होता है वो क्या बढ़ाने वाला होता है, दुख शोक और रोग को बढ़ाने वाला। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं तामसिक आहार के बारे में। तामसिक आहार के बारे में, तो तामसिक में बताया गया यात यातम, यात यातम का मतलब होता है सड़ा हुआ। ठीक है, सड़ा हुआ। गत रसम, गत रसम का मतलब होता है रस रहित। ठीक है, खाना में रस ही नहीं है, रस रहित। उसके बाद पुति, पुति का मतलब होता है दुर्गंधित, दुर्गंधित भोजन। पुर्येषित का मतलब होता है बासी। उच्चिष्टम का मतलब होता है झूठा। अमेध्यम का मतलब होता है अपवित्र, अपवित्र यानी कि मांस आदि जो भोजन होता है वो अपवित्र होता है, तो अपवित्र बोला गया है। और साथ में सड़ा हुआ। ठीक है, सड़ा हुआ, रस रहित, रस रहित, दुर्गंधित यानी कि उससे गंध आ रहा है, दुर्गंधित। उसके साथ ही बासी, झूठा, ये सारे भोजन जो है किसको प्रिय बताया गया है, ये सारी चीजें जो है ये बताया गया है तामस मनुष्य को प्रिय होता है। यानी कि सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी, झूठा, अपवित्र मांस आदि ये तामस व्यक्ति को प्रिय होता है। ठीक है, सभी को क्लियर है ये तीनों जो है आपको ध्यान रखना है। चाहे आप हिंदी में श्लोक का डेफिनेशन याद कर लीजिए या फिर श्लोक याद कर लीजिए, जैसे भी याद कीजिएगा वैसा आपके लिए अच्छा है। ऐसे दोनों याद करना जरूरी है। ओके, एक बार थम कर दीजिए सभी लोग। ओके, अब योग सूत्र में हम लोग देखेंगे कि अभ्यास की सिद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक है। अभ्यास की सिद्धि के लिए क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन बी सी। फर्स्ट ऑप्शन बी एंड सी, दीर्घकाल और निरंतर। ओके, बिल्कुल सही है। इसका श्लोक ही है, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास की सिद्धि के लिए क्या करना है, दीर्घकाल तक निरंतर लगातार जो है मेहनत करते रहना है। तो ये बातें जो है की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी एंड सी। कौन से जो है श्लोक में इसकी चर्चा की गई है, तो ये आपको देखने को मिलता है। पहले तो समाधि पाद, पाद ध्यान रखना है। समाधि पाद के सूत्र अगर हम लोग संख्या देखेंगे तो 14 नंबर में ये बातें जो है की गई है। क्या बातें, शतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार असेविता दृढ़ भूमि, यानी कि दीर्घ काल तक, बहुत काल तक, निरंतर लगातार, सत्कार यानी कि आदर पूर्वक, असेवित यानी कि सेवन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है बताया गया है कि अभ्यास के दृढ़ करने के उपाय क्या है, तो यही है अभ्यास के दृढ़ करने के उपाय। चित्तवृत्ति के निरोध करने का उपाय जो है दृढ़ भूमि वाला ये बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। श्लोक नंबर आपको 14 ध्यान रखना है। ठीक है, 14। अगर हम लोग अभ्यास के बारे में चर्चा देखते हैं ना, आपको जो है 12, 13 एंड 14 ये तीनों श्लोक को एक साथ ध्यान रखिएगा तो और भी अच्छा रहेगा। चित्तवृत्ति को कैसे रोका जाए, इस तरीके से जो है, तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम लोग चित्तवृत्ति को रोकते हैं। उसके बाद आपको बताया गया है कि अभ्यास क्या होता है, तो अभ्यास जो होता है क्या होता है ये बताया गया। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, चित्त की स्थिरता के लिए जो हम लोग प्रयत्न करते हैं वही क्या है, अभ्यास है, ये बताया गया। तो आपको 12, 13 एंड 14 नंबर श्लोक को एक साथ ध्यान रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पतंजलि योग सूत्र से ही पूछा गया है। सब हुआ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सेकंड ऑप्शन सी। सब हुआ हम लोग किसको बोलते हैं? अंतराय के साथ जो है 5 और विक्षेप आते हैं, विक्षेप सब हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर देखेंगे तो 31 नंबर है। ठीक है, विक्षेप सब हुआ। तो श्लोक नंबर आपको 31 याद रखना है, जिसमें आपको बताया गया है दुख, दौर मनुष्य, अंग में जत्व। अंग में जत्व का मतलब क्या होता है? अंगों में कंपन। अंग में जत्व श्वास और प्रश्वास, श्वास एवं प्रश्वास। ठीक है, तो ये 5 जो है बताया गया, ये क्या है? सब हुआ है। ठीक है, विक्षेप सब हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं। दुख जो है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक जो है दुख होता है। द्वारमनस का मतलब होता है इच्छा की पूर्ति ना होना। ठीक है, जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो उसको द्वारमनस्य बोलते हैं। अंग में जो तो अंगों में कंपन होना। श्वास का मतलब बिना इच्छा के बाहर की वायु को जो है रोक, अंदर ही रोक लेना। और प्रश्वास का मतलब है बिना इच्छा के भीतर की वायु को बाहर जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सब हुआ के अंतर्गत आपके द्वारमनस से आ जाएंगे और क्या आ जाएगा? श्वास। ठीक है, ए एंड बी आंसर होगा आपका। ए एंड बी किसी में नहीं दिया हुआ है? ए और बी होगा ना? अच्छा, नहीं नहीं पूछा गया, सॉरी, क्वेश्चन नहीं देखी मैं। सी डी होगा, सी डी। यस यस, सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ नहीं पूछा गया था, मैं बताने में ध्यान नहीं दी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सत्यान और अवस्थित। ये क्या बताया गया? ये 9 अंतराय के अंतर्गत बताए गए हैं। ठीक है, 9 विक्षेप जो बताए गए हैं उसके अंतर्गत आपके ये आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत बार रिपीट हुआ है। ये श्लोक नंबर 30 में आपको बताया गया है। क्या बताया गया? व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस, अवृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत और अनवस्थित तत्व। तो 30 नंबर श्लोक और 31 नंबर श्लोक को एक साथ ध्यान रखना है। कौन से पाद में? तो समाधि पाद में सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। वात प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के कौन से प्रकार लाभदायी नहीं है? वात के लिए लाभदायी नहीं है बोला गया है। कौन सा लाभदायी नहीं होगा बताइए? मैम सीट्स है। सी और रूप हो जाएगा, ए और सी। ए सी है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, हाँ। ओके। ए एंड सी। ए में क्या बताया गया? शीत, और सी में क्या बताया गया? रुक्ष। ठीक है, तो वात वालों के लिए ये जो है लाभदायक नहीं होता है, शीत और रुक्ष। ठीक है, वात वाले को जो जल्दी ठंडा लग जाता है। रुक्ष भी उसके लिए अच्छा नहीं होता। स्निग्ध जो है ये आपके कफ के लिए अच्छा होता है, मतलब कफ वाले को ये नहीं देना चाहिए स्निग्ध। पित्त को देते हैं ना उसमें। ये वात वालों को दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या हो जाएगा? तो वात प्रवृत्ति वाले को स्निग्ध दे सकते हैं और गुरु भी दे सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को बताई थी वात पित्त और कफ के जो है लक्षण बताए थे कि क्या कैसा कौन कौन सा लक्षण है। अगर वो लक्षण याद रहता है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। याद है कि नहीं आप लोगों को? लेकिन एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। वात प्रवृत्ति वाले के लक्षण में जैसे कि रुक्ष आ जाता है, शीत, लघु हल्का होता है, सूक्ष्म, चल, विशद और खर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वात प्रवृत्ति के लक्षण बता दिए यहाँ पे। अब देखिए ऑप्शन में रुक्ष क्या है? वात प्रवृत्ति के लक्षण है। शीत भी वात प्रवृत्ति के लक्षण है। ठीक है, तो आपको वात वाला याद रहता तो क्या होता? यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो नहीं पूछा गया था तो जो अलग से ऑप्शन थे वो आराम से आपके लग जाते। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जा सकता है पित्त के, तो पित्त का भी लक्षण आप लोग ध्यान रख लीजिए। पित्त में क्या होता है? स्नेह, स्नेहन, उष्ण, तीक्ष्ण। 10 बज गया है, कौन बोल रहा है भाई? 10 बज गया। तीक्ष्ण, द्रव्य, अम्ल, सर और कटु। ठीक है, तो ये आपको पित्त के लिए ध्यान रखना है। कफ के लिए जो है कफ का लक्षण क्या क्या होता है? तो कफ का भी लक्षण आप लोग देख लीजिएगा। गुरु, शीत, मृदु,
स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिच्छल। ठीक है, स्थिर और पिच्छल, पिच्छल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कफ वाला का जो है लक्षण बताया गया है। तो इस तरीके से अगर इंडिविजुअल रूप से याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ओके, 10 बज गए हैं, लेकिन आप लोग जो है ये क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, योग साधना में सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी हैं? प्रयास, उत्साह, साहस, नियम, आग्रह। आपको कूट में इसका आंसर देना है, इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पाठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग आपको बताना है ये क्वेश्चन का आंसर। ओके, 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर जो है इस सवाल का जवाब दीजिएगा। इंतजार रहेगा सवाल के जवाब का।